हेलो दोस्तों, चलिए फिर आज आपको एक और नई कहानी सुनाते हैं। और इससे पहले जो भी लोग पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाल रंग का बटन है, उसको दबा दीजिए और घंटी को भी दबा देना, ताकि आपको सारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आता रहे और आपको इस तरह की कहानी मिलती रहे। तो चलिए फिर आज की कहानी को शुरू कर लेते हैं। मेरा नाम आकाश है। मेरी गरीबी अब मेरी मजबूरी बन चुकी थी। गरीब तो मैं किस्मत से था, लेकिन मजबूर अपनी गलती की वजह से था। क्योंकि मैंने एक ऐसी लड़की से शादी की थी जिसके दिल में बिल्कुल भी दया के भाव नहीं थे। मेरी माँ और मेरे परिवार वालों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं थे। वह मेरी माँ की बिल्कुल भी इज्जत नहीं किया करती थी और ना ही मेरे परिवार की। हमारा खानदानी पेशा लोगों के घरों का कूड़ा कचरा उठाने का था। हम लोग यही काम करते थे। हमारी नस्लें भी यही काम किया करती आ रही थी। लेकिन शादी के बाद मुझे ये काम छोड़ना पड़ा, क्योंकि मैंने जिस लड़की से शादी की उसने मुझे इस काम से हटा दिया और मेहनत मजदूरी पर लगा दिया। अब मैं मेहनत मजदूरी करता था, लेकिन मेरी माँ अभी भी यही काम करती थी। मैंने एक दिन अपनी माँ को कहा कि आप यह काम छोड़ दें, तो मेरी माँ ने कहा कि अगर यह काम मैं छोड़ दूँगी तो अपना खर्चा कैसे चलाऊँगी। तेरी पत्नी तो तेरे पास कोई पैसा छोड़ती ही नहीं कि तू मुझे दे सके। मेरे अपने भी बहुत खर्चे होते हैं, दवाइयाँ लेनी होती हैं। मैंने नज़रें झुका ली, क्योंकि सच यही था। मेरी पत्नी मेरे पास 1 रुपया भी नहीं छोड़ती थी। मुझसे कहती थी कि एक एक दिन की मजदूरी लाकर मेरे हाथ पर रखा करो, मुझे घर चलाना है। लेकिन इस घर खर्चे में मेरी माँ के खर्चे की कोई गिनती नहीं हुआ करती थी। मेरी माँ अपना खर्चा खुद उठाया करती थी और इसलिए वह यही काम करने पर मजबूर भी थी। यही हमारा खानदानी पेशा भी था। वह ऐसे कैसे काम छोड़ सकती थी। उनकी एक लकड़ी की रेहड़ी थी, जिसे लेकर वह निकल जाया करती थी और धीरे धीरे इधर उधर फिरती रहती थी। लोगों के घर से कूड़ा और फालतू सामान उठा लिया करती थी। माँ को इस काम के पैसे तो मिला ही करते थे। इसके अलावा भी कुछ लोग माँ की हालत देखकर उनकी और ज़्यादा पैसे देकर मदद कर दिया करते थे, क्योंकि वह सोचते होंगे कि बूढ़ी औरत है और बेचारी काम कर रही है। हो सकता है मुझे बद्दुआ भी देते होंगे कि पता नहीं किसकी माँ है, इसकी औलाद इस उम्र में भी इससे काम करवा रही है। लेकिन मैं मजबूर था। उनको सिर्फ इतना ही कह सकता था कि यह काम छोड़ दें, लेकिन वह नहीं छोड़ती थी। इसी दौरान मेरी पत्नी ने मुझे एक खुशखबरी सुनाई कि वह माँ बनने वाली है। मैं तो खुश हुआ। मैंने कहा कि चलो, मेरी भी औलाद इस दुनिया में आ जाएगी। जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो शायद मेरी पत्नी का व्यवहार भी बदल जाएगा, क्योंकि जब औरत खुद माँ बनती है, उस दर्द से गुजरती है और जब उसे बच्चों को संभालना होता है, तो उसे एहसास होता है कि माँ क्या होती है। फ़िलहाल तो मेरी पत्नी को अपने आप से ही बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। वह कहती थी कि अगर तुमने ये काम नहीं छोड़ा और ये काम किया तो फिर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, क्योंकि मुझे तुम्हारे जिस्म से बदबू आती है। इसलिए वह मुझसे मजदूरी करवाती थी, जो ज़्यादा मुश्किल था। एक काम जो मैं सदियों से करता आ रहा था और मुझे उसकी आदत थी। और अगर देखा जाए तो दोनों कामों में बराबर ही पैसे बनते थे। कभी कभी तो दिहाड़ी लगती थी और कभी कभी नहीं लगती थी, लेकिन अपना काम तो इंसान अपनी मर्ज़ी से करता है। काम जैसा भी हो, इंसान काम तो करता ही है ना। कम से कम काम में चोरी तो नहीं करता था, या हाथ पे हाथ रख कर तो नहीं बैठा रहता था। अपने हाथ का काम था जो मुझे करने में अच्छा लगता था। और मेरी पत्नी ने मुझे कहा कि अगर तुमने ये कूड़े कचरे वाला गंदा काम किया तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। वह मुझे तो ये सब कहती ही थी और मेरी माँ को भी यही सब सुनाती थी। उनसे बहुत ज़्यादा नफरत करती थी। कहती थी कि पूरा दिन पता नहीं कहाँ कहाँ फिरती रहती है। एक दिन तो मेरी माँ के कपड़ों को लकड़ी पर रखकर ऐसे लेके जा रही थी जैसे कोई बहुत ही गंदी चीज़ हो। मैंने कहा कि क्या हो गया है तुम्हें, क्या कर रही हो। उसने कहा कि बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है। मैंने कहा कि तुम फिर उनके खर्चे पूरे किया करो तो वह काम छोड़ देगी। तो वह कहने लगी कि मैं क्या खर्चे पूरे करूं, मैं तो खुद माँ बनने वाली हूँ। मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो मैं अपने खर्च कैसे पूरे करूँगी। कुछ खाऊंगी नहीं तो तुम्हारी औलाद कमज़ोर पैदा होगी, फिर इस बच्चे को कुछ हो जाएगा तो कौन जिम्मेदार होगा। मेरी पत्नी ने तो मुझे पूरा लेक्चर ही सुना दिया था, लेकिन मेरी माँ के हक़ में उसने कोई भी बात नहीं कही। वह तो उनसे बुरी तरह नफ़रत करती थी। मैं बहुत मजबूर हो गया था। मैं ऐसा इंसान बन गया था, चाहते हुए भी मैं कुछ नहीं कर सकता था। कहने को तो मैं अपनी पत्नी को समझा सकता था, उस पर हाथ उठा सकता था, उसको समझाने के लिए सख्ती कर सकता था, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा गलत कर रही थी। लेकिन नहीं कर पाता था, क्योंकि वह मुझे छोड़कर जाने की धमकियाँ देती थी और अब वह मेरे बच्चे की माँ भी बनने वाली थी। मुझे बच्चों का बहुत शौक़ था। मैंने एक दिन माँ को भी यह सब कुछ बताया तो उन्होंने कहा कि अपने बच्चे से तो सभी प्यार करते हैं, अब तेरी औलाद भी होने वाली है
तू भी बाप बनने वाला है। तुझे पता चलेगा कि हमने कितनी मुश्किलों से तुमको पैदा किया और पाला है। ऐसा नहीं था कि मुझे अपनी माँ की चिंता नहीं थी, लेकिन मैं भी तो मुश्किल में फंसा हुआ था। एक तरफ पत्नी थी और एक तरफ माँ की ज़िंदगी जो गुजर चुकी थी, और पत्नी के साथ सारी ज़िंदगी गुजारनी थी। मैं पूरी कोशिश करता था कि मेरी पत्नी को कोई परेशानी ना हो। वो जो कहती वह करता था, क्योंकि अगर एक मर्द खुश रहना चाहता है तो पहले उसे अपने घर की औरत को खुश रखना होता है, वरना वह जितना भी खुश हो उसकी खुशी किसी काम की नहीं होती। नहीं तो वह हर समय मुँह फुलाकर बैठी होगी, या तो गुस्सा करेगी, या झगड़ा करेगी, या रोना शुरू कर देगी। किसी भी सूरत में परेशानी मर्द को ही होगी, उसे ही सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। मेरी तो यही सोच थी, इसलिए अपनी पत्नी को खुश रखता था कि वह मुझे भी खुश रहने दे, लेकिन वह फिर भी कभी खुश नहीं होती थी। पहले तो उसे मेरी माँ के काम से परेशानी थी कि वह काम क्यों करती है, छोड़ क्यों नहीं देती। फिर उसे इस बात से भी तकलीफ़ थी कि उनके कपड़े गंदे होते हैं, अपने कूड़े वाली रेडी हमारे घर में क्यों खड़ी करती है, और कहती कि तुम उनको कहीं छोड़कर क्यों नहीं आते। मैंने कहा कि मैं उनका इकलौता बेटा हूँ, कोई और भाई नहीं है जिसके पास छोड़ दूँ। कैसी बातें करती हो तुम। वह कहने लगी कोई रिश्तेदार होगा, उसके पास छोड़ दो। मैंने कहा कि आजकल तो सगी औलाद माँ को नहीं रखती, तो कोई रिश्तेदार क्यों रखेगा, और माँ मेरी ज़िंदगी है और मैं माँ की ज़िंदगी हूँ। तो कहने लगी कि अब मैं और मेरी औलाद तुम्हारी ज़िंदगी हैं। मैं तुम्हें बेटा पैदा करके दूंगी जो तुम्हारा वंश चलाएगा, और मेरे साथ ही तुम्हें सारी ज़िंदगी भर रहना है। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए जो कुछ किया वह सब कुछ बीत चुका है। अब क्या इसको पकड़ के रोते रहोगे। अगर बीते हुए पलों में ही जीना था तो फिर मुझसे शादी क्यों की थी। कुछ भी करके इस औरत को यहाँ से निकालो, नहीं तो इसका यह काम ख़त्म करो। इनसे कहा करो कि रोज़ नहाए करें। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई औरत, और वो भी मेरी पत्नी, मेरी माँ के बारे में ऐसी बात करेगी। मुझे वह दिन याद है जब एक बार मैं अपनी माँ के साथ नल पर पानी भरने गया था, और वहाँ किसी औरत ने मेरी माँ के साथ बदतमीज़ी की थी। मेरी माँ लड़ने झगड़ने वाली औरत नहीं थी, इसलिए चुप रहकर उसकी बातें सुन रही थी। लेकिन मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने उस औरत के ऊपर हमला कर दिया, उसके गले से पकड़ लिया, और मेरी माँ ने मुझे छुड़ाकर मेरे मुंह पर मुझे थप्पड़ मारा कि ऐसा नहीं करते। मैं वही बच्चा था जो अपनी माँ के खिलाफ़ एक शब्द नहीं सुन सकता था, जबकि मेरी उस वक्त सिर्फ 18 साल की उम्र थी, और अब मैं अपनी पत्नी से रोज़ बातें सुनता था। समझ नहीं आता था कि क्या करूं। माँ भी दबे दबे शब्दों में अपना दुख बताया करती थी। वह बेचारी भी क्या करती, उनका भी मेरे अलावा कौन था। जब मेरी पत्नी का 7वां महीना शुरू हुआ तो डॉक्टर ने कहा कि आपके बच्चे के साथ थोड़ी प्रॉब्लम है, इसकी डिलीवरी आसान नहीं होगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बन सकती है, इसलिए आप अस्पताल ले जाएं। मैं पहले से ही दिमागी तौर पर तैयार था कि चलो अस्पताल ले जाऊंगा। पैसों की कमी की वजह से मैं अपनी बीवी की डिलीवरी सरकारी अस्पताल में कराना चाहता था, लेकिन मेरी पत्नी ने बवाल मचाना शुरू कर दिया कि उसे सरकारी अस्पताल में नहीं जाना। और इस बार मैंने उसे कह दिया कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हें प्राइवेट अस्पताल में लेकर जाऊं। मैं एक मज़दूर हूं, और वह भी फैक्ट्री मेरे बाप की नहीं है, वहाँ पर मैं मज़दूरी करता हूँ। पर पत्नी की बात का विरोध भी नहीं कर सकता था। मुझे पता था कि जब वक्त आएगा तो बच्चा पैदा हो ही जाएगा, और बाद में अगर यह मुझसे झगड़ा करती है तो करती रहे। आशा ने मुझे आखिरी महीने में बहुत तंग किया। अब हमारा बच्चा दुनिया में आने वाला था। डॉक्टर ने उसे चेक किया और कहा कि ऑपरेशन होगा। हम लोग सरकारी अस्पताल में ले गए। डॉक्टर ने मुझे पहले ही बता दिया कि आपकी बेटी है, क्योंकि उसने बोलते हुए कहा था कि बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। मेरी पत्नी को बड़ा घमंड था कि वह बेटा पैदा करेगी, लेकिन हमारे यहाँ बेटी पैदा हो रही थी। मुझे इस बात से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन शायद मेरी पत्नी को हो सकती थी। मेरे लिए तो यह मेरी औलाद थी, और मेरी पहली औलाद, जिसे मैं बहुत ज़्यादा चाहता था। डॉक्टर ने कहा कि मामला बड़ा ख़राब होता जा रहा है, जल्द ऑपरेशन करना पड़ेगा। उन्होंने ऑपरेशन तो कर दिया। बच्ची भी ठीक थी। मेरी माँ मेरे साथ ही थी। वह मेरे बच्चे के लिए हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही थी, और अपनी बहू के लिए भी, कि सब कुछ ठीक से और अच्छे से तरीके से हो जाएगा। मैं अपने मन में सोच रहा था कि मेरी बीवी ने मेरी माँ को इतने ताने दिए, इतनी बातें सुनाई, फिर भी मेरी माँ उसके लिए प्रार्थना कर रही है। मैंने सोचा कि आज अगर माँ ना होती तो हमारी औलाद के लिए प्रार्थना कौन करता। फ़िलहाल तो सब कुछ ठीक लग रहा था। डॉक्टर ने कहा कि आपकी बच्ची बिल्कुल ठीक है, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि आपकी पत्नी के साथ कुछ अजीब सी प्रॉब्लम हो रही है। उसके जिस्म पर अजीब से निशान उभरने लगे हैं। लगता है जो खून हमने उनको चढ़ाया था
वह रिएक्शन कर गया है और उनके फेफड़े जवाब दे रहे हैं। अचानक से मेरी पत्नी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। उन्होंने कहा कि वेंटिलेटर पर डालना होगा और वेंटिलेटर की सुविधा हमारे यहाँ पर अभी नहीं है। वेंटिलेटर ख़राब पड़ा है। क्योंकि यह गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, कोई इस तरफ ध्यान ही नहीं देता था। डॉक्टर ने कहा कि इन्हें प्राइवेट अस्पताल में ले जाना पड़ेगा। मेरे पास जो पैसे थे मैं वह जमा करके अपनी पत्नी को प्राइवेट अस्पताल ले गया और उन्होंने उसकी जान बचाने के लिए उसे वेंटिलेटर पर डाल दिया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आपको इसके पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि वेंटिलेटर के तो बहुत सारे पैसे होते हैं। मैंने कहा कि मैं गरीब आदमी हूँ। तो उन्होंने कहा कि हम गरीबी के फ़ंड से आपकी फ़ीस आधी कर देते हैं। लेकिन वह आधी फ़ीस भी तो मेरे लिए इतनी थी कि वह देते देते शायद मैं ही खुद आधा हो जाता। मैं रो रहा था। मैं मर्द होकर आंसू बहाने लगा, क्योंकि मेरे लिए स्थिति बहुत ही ज़्यादा नाजुक थी। पत्नी मौत के मुंह में पड़ी थी। मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था। डॉक्टर पैसे मांग रहे थे। बच्ची उधर दूसरे अस्पताल में पड़ी थी। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन से हुई है तो इसको अभी 1 दिन तक मशीन में रखना पड़ेगा। तभी मेरी माँ ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे कहने लगी, बेटा सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता ना कर। मेरी माँ मुझे तसल्ली देने के लिए सब कुछ कह रही थी। ठीक है, तसल्ली इंसान को अच्छा महसूस होता है, लेकिन उस वक्त मुझे तसल्ली की नहीं, पैसे की ज़रूरत थी। जब मेरी माँ ने मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मैंने उनका हाथ झटक दिया। मैंने कहा कि बस आप एक तरफ बैठ जाएं, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तब अचानक उन्होंने मुझे एक ऐसी अजीब बात कही, मैं सुनकर हैरान था। उन्होंने कहा कि घर जाओ, मेरी कूड़े वाली रेडी को तोड़ दो, तुम्हारी सारी परेशानी हल हो जाएगी। मैंने कहा कि क्या मतलब, यह क्या कह रही हैं आप? उन्होंने कहा कि बस ऐसा ही करो, मेरी बात मान लो। मैं घर गया। मैंने उस कूड़े वाली गाड़ी को देखा, जो ऊपर से छोटी लगती थी लेकिन नीचे से काफ़ी मोटी थी, जैसे इसके अंदर कोई सामान रखने की जगह बनी हुई हो। दरअसल इस रेडी में नीचे एक बॉक्स बना हुआ था। मैंने माँ के कहने पर उस रेडी को तोड़ दिया तो सामने का दृश्य देखकर मैं हैरान ही रह गया। इसके अंदर पैसे ही पैसे थे। मेरी माँ जो भी पैसा जमा करती थी वह इस रेडी में रखती थी। मेरी माँ ने मुझे आज इतनी बड़ी मुश्किल से निकाला था। मैंने वे पैसे जमा किए और पैसों से अपनी पत्नी का इलाज करवाया। मेरी माँ ने कहा कि सारे पैसे मैं जमा कर रही थी और मुझे कहाँ लेकर जाने थे, तेरे लिए ही जमा कर रही थी। यह मेरी पता नहीं कितने सालों की कमाई है। वह पैसे लाखों में थे। मैं तो हैरान था कि मेरी माँ के पास इतने सारे पैसे थे। मेरी पत्नी को होश आया तो वह गुस्सा होने लगी। कहने लगी, क्यों मुझे पहले गंदे अस्पताल में लेकर गए थे? मेरी बुरी हालत थी, मैं कितने दिनों बाद उठी हूँ। तुम्हारी माँ ने तुम्हें सलाह दी होगी और अब जब मैं मरने वाली थी तो यहाँ ले आए हो। तुम्हारी माँ की नज़र लगी है, यह मुझे हर वक्त अजीब नज़र से देखती रहती थी और तो इनका कोई काम ही नहीं था। आज मैंने अपनी पत्नी को अच्छी खासी सुनाई। हालांकि वह अभी भी बीमार थी, उसे अभी भी होश आया था, वह मौत के मुंह से निकल कर आई थी। लेकिन मैंने उससे कहा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मेरी माँ की वजह से आज तुम जिंदा हो। उन्होंने अपनी जमा पूंजी तुम्हारे इलाज के लिए ना दी होती तो तुम आज अभी मर चुकी होती। और इतने दिन से तुम्हारी बच्ची को भी मेरी माँ ही संभाल रही थी। वही रेडी जिसे तुम गंदा कहती थी, वही काम जिसको तुम गंदा कहती थी, आज उसी की वजह से तुम्हारी जान बची है। कोई काम गंदा नहीं होता, कोई काम छोटा नहीं होता। इंसान की सोच गंदी होती है, इंसान की सोच छोटी और बड़ी होती है, और इसकी मिसाल तुम खुद हो। जब मैंने अपनी पत्नी को यह सब कुछ बताया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने मेरी माँ से माफ़ी मांगी। जब तक वह अस्पताल में रही मेरी माँ ने उसकी खूब सेवा की। इसके बाद वह घर आ गई। घर में भी हमने उसका बहुत ख्याल रखना था। मेरी माँ सब कुछ करती रहती, बच्ची को भी संभालती रही। अब उसे मेरी माँ काफ़ी अच्छे लगने लगी थी। वह मेरी माँ की बहुत इज्जत करती थी। अब उनको माँ भी कहती थी, जबकि पहले तो उसने कभी भी माँ को माँ कहकर नहीं बुलाया था। अब मेरी पत्नी को एहसास हो गया था कि घर में बड़ों का होना कितना ज़रूरी होता है और कोई भी काम छोटा नहीं होता। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो उसका सिला ज़रूर मिलता है। अब वह मेरी माँ के साथ बहुत अच्छे तरीके से रहती है, किसी बात का बुरा भी नहीं मानती, बल्कि मेरी माँ की बहुत सेवा करती है। मेरी माँ भी उसका बहुत ख्याल रखती है। इसलिए दोस्तों, मैं आप सबको बस यही कहना चाहती हूँ कि माँ बाप का ख्याल रखें। मानती हूँ कि शादी के बाद पत्नी के भी कुछ हक होते हैं, उसका भी ख्याल रखना होता है, लेकिन पत्नी के आने से माँ बाप को ना भूल जाया करें, उनको भी टाइम दिया करें। शाम को जब घर आएँ तो माँ बाप के पास ज़रूर बैठें, उनसे बातें करें, उनसे परेशानी पूछें, उनकी ज़रूरत को पूरा करें और कोशिश कर सकते हैं उनके कहे बिना उनकी इच्छा को पूरा करें, क्योंकि इन्हीं की प्रार्थना की वजह से आपकी यह ज़िंदगी स्वर्ग बनेगी, वरना इस ज़िंदगी में भी नाकामी
और अगली ज़िंदगी में भी नाकामी मिलेगी। और इसी तरह अपनी पत्नी को भी समझाएं कि वह अपनी सास को अपनी माँ समझे, उन्हें माँ की तरह प्यार करे, उनका ख्याल रखे। और इसी तरह माँ को भी चाहिए कि वह बहू को बेटी समझे, तो ज़िंदगी बहुत आसान और खुशियों से भरी हो जाएगी। किसी घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर एक कमेंट छोड़िएगा, और अच्छी लगी है तो एक लाइक तो कर दीजिए, और चैनल को आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।